हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जिसमें हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। 3 यूनिट इससे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है प्रॉपर, ठीक। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चल रहे हैं। आई होप आप लोग देख भी रहे होंगे। तो आज की जो यूनिट है यूनिट नंबर 4, उसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। कहने का मतलब पहले हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, वही सेल डिवीजन और सेल साइकिल ये अलग अलग चीज़ें हैं। साइकिल मतलब जानते ही हो, कोई चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है घूम के वहीं आ जाती है एक सर्कल बनाते हुए, तो उसको साइकिल बोलते हैं। तो सेल साइकिल पढ़ेंगे और सेल साइकिल में किस तरीके से डिवाइड करते हैं सेल, ये डिवीजन के लिए ही एक साइकिल चलता है, ये सभी चीज़ें समझेंगे। फिर उसके बाद में हमको पढ़ाना है इसमें सेल सिग्नलिंग, मतलब सेल टू सेल किस तरीके से सिग्नल पास आउट किए जाते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, रिसेप्टर मतलब समझते हो, जैसे मान लो ये सेल है, अब सेल के अंदर कोई प्रोसेस होना है तो उसके लिए मान लो कोई हार्मोन रिक्वायरमेंट, उसके लिए हार्मोन जिम्मेदार है, रिक्वायर्ड है, तो वो हार्मोन जाएगा सेल के सरफेस पे, कुछ सिग्नल लगे होंगे जहाँ पे हार्मोन बाइंड करेगा, फिर वो संदेश देगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे कि वो अपने अंदर प्रोसेस चालू करेगा। तो ये सभी चीज़ें भी पढ़ना है। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे सिर्फ सेल साइकिल के बारे में। किसके बारे में? सेल साइकिल के बारे में। तो ये 4th यूनिट है, यूनिट 4, और 4th यूनिट का लेक्चर नंबर #01, ठीक। लेक्चर नंबर फर्स्ट है। यूनिट का नाम है सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल सिग्नलिंग। इतना क्लियर हो गया? तो आप लोग सीधा हेडिंग लगाएंगे आज, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल हिंदी में बोलते हैं हम इसको कोशिका चक्र, ठीक। तो सेल साइकिल जो होता है ये एक सीक्वेंस होता है, ठीक। इवेंट का सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सीक्वेंस मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें होंगी वो सब ऑर्डर में होंगी, एक ऑर्डर में होंगी। सेल साइकिल को समझने से पहले आपको क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और क्रोमेटिड ये क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए सिलेबस में हमारे क्या डिजाइन किया गया है, 4th यूनिट से जो 3rd यूनिट पहले पढ़ते हैं आप, उसमें क्रोमोसोम के बारे में बताया जाता है। तो वो यूनिट हम पढ़ा दिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, उसको डायरेक्ट इसी लेक्चर पे आए होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि क्रोमोसोम, क्रोमेटिड और क्रोमेटिन में क्या डिफरेंस होता है, ताकि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि मैंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। तो ये क्या है? ये एक क्रोमोसोम है। ये क्या है? एक क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। फिर मैंने इस तरीके से बनाया एक स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये मैंने पूछा कि क्या है, इसमें कितने क्रोमोसोम है? ये भी एक क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम, ठीक। तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। इसमें डिफरेंस क्या है? ये पूरा एक क्रोमोसोम भी है और ये क्रोमेटिड भी है। कितने क्रोमेटिड इसमें? सिर्फ एक। तो एक क्रोमोसोम है और एक ही इसमें क्रोमेटिड है। इसमें क्रोमोसोम तो एक है, लेकिन इसमें 2 क्रोमेटिड है। एक ये वाला क्रोमेटिड है और एक ये वाला क्रोमेटिड है। तो ये कितने हैं? इसमें 2 क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड। अब आपको पता है कि जो डीएनए होता है क्रोमोसोम पे लिपटा हुआ होता है। तो हमने मान लिया कि इसमें एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, इसमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक। तो इसमें क्या है? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। इस डीएनए की मात्रा कितनी होगी? कुछ हमने 2C बोल दिया। क्या बोल दिया? वैसे जनरली अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है उसको हम 2C 4C इस तरीके से दिखाते हैं। जब सिंगल क्रोमोसोम होगा और उसमें सिंगल क्रोमेटिड होगा, तब उसमें सिर्फ एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 2C। 2C क्या है? डीएनए का अमाउंट है। क्या है? अमाउंट ऑफ डीएनए। सेम ऐसे ही ये जो क्रोमोसोम है इसमें क्रोमेटिड 2 हैं। जब 2 क्रोमेटिड हैं तो इसमें 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होंगे
एक ये हो गया आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरा जो है वो हो गया ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बात समझ में आई? ये जो क्रोमोसोम है इसमें 2 क्रोमेटिड हैं और इसमें 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करें तो ये है आपका 2C अमाउंट और ये है 2C। तो टोटल इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हुआ? 4C। कितना हुआ? 4C डीएनए की मात्रा होगी। अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक। और इसमें कितनी होगी? इसमें होगी 2C। डीएनए की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो 2C होगा। तो क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड वाला भी हो सकता है और 2 क्रोमेटिड वाला भी हो सकता है, ठीक। आप ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि ये एक क्रोमोसोम है तो ये आधा क्रोमोसोम, ऐसा नहीं। या फिर इसको एक क्रोमोसोम कहो तो इसको 2 कहो, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम है। सिंगल क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड भी हो सकता है, 2 क्रोमेटिड भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इधर क्रोमेटिन की। ये क्रोमेटिड है, अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर नाम सुने हो ना? क्रोमेटिन क्या होता है देखो, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक दूसरा इस तरीके से है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये बहुत बड़ा है, लॉन्ग है, समझ रहे हो ना? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत बड़ा है। अब सेल आप जानते हो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, डीएनए बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये सेल के अंदर पैक रखने के लिए इसमें कॉइलिंग की जाती है। क्या की जाती है? कॉइलिंग। तो कॉइलिंग के लिए इसको जरूरत होती है हिस्टोन प्रोटीन की। किसकी? हिस्टोन प्रोटीन की। जब हिस्टोन प्रोटीन से ये डीएनए बाइंड करेगा, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये जब हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करेगा तब इसमें कुछ कॉइलिंग आएगी, और कॉइलिंग के बाद में थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंस। तब मान लीजिए ये कितना बड़ा हो गया, ठीक। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए कॉइल करता है और कॉइलिंग के बाद उसकी लेंथ छोटी हो जाती है। तो यही डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो बिल्कुल खुला पड़ा था, जब ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से कॉइल होके थोड़ा कंडेंस हो जाता है, छोटा हो जाता है, तब उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। तो ये है आपका क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस, ठीक, मतलब संघनित रूप जब बनाता है, संघनित मतलब थोड़ा सा और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। किस तरीके से? ठीक, और ज्यादा कंडेंस हो गया इस तरीके से, तब इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। बात समझ में आई? क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, ये सब क्या होता है? डीएनए जो होता है हमारा, खुला डीएनए बहुत बड़ा होता है, उसको सेल के अंदर पैक करने के लिए कॉइलिंग की जाती है। कॉइलिंग भी होती है, सुपर कॉइलिंग भी होती है। सब कुछ समझ में आया ना आपको? तो ये हिस्टोन प्रोटीन से कॉइलिंग करता है, फिर थोड़ा शॉर्ट बन जाता है, वही डीएनए शॉर्ट हो गया है, तो वो बनता है क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा, ठीक, संघनित हो जाएगा, तब बनाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, चीजें आपको आई होप मस्त तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। क्या स्टार्ट करते हैं? सेल साइकिल, ठीक। तो पहली बात, सेल साइकिल जो होती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट कर लीजिए। सेल साइकिल या सेल डिवीजन। पहली बात तो है सेल डिवीजन की जरूरत क्या? सेल डिवीजन की क्या जरूरत है? तो सेल डिवीजन की जरूरत इसलिए है, पहली बात तो ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें ग्रोथ होती है। वैसे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक। इसीलिए हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर भी नहीं मानते हैं ग्रोथ को, लिविंग और नॉन लिविंग का, क्योंकि ये दोनों में पाया जाता है। तो जनरली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, हेडिंग लगाओगे आप सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल।
तो सेल साइकिल या सेल डिवीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैया मान लो अभी मेरे यहाँ पे चोट लग गई, ठीक, फ्रैक्चर हो गया, तो यहाँ की सेल्स डेड हो जाएंगी। अब उतनी दूर डेड हो गई सेल्स, तो इसकी मरम्मत करने के लिए क्या होगा, जो अच्छी सेल्स चारों ओर बची होंगी उसके, उनको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो उन क्षतिपूरक सेल्स को पूरा किया जाएगा। तो अगर कोई चोट लग रही है, इंजरी हो रही है, तो उसकी मरम्मत के लिए सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो कितना छोटा होता है, प्रॉपर उसकी ग्रोथ चलती रहती है, समझ रहे हो, तो उसमें भी सेल डिवीजन का ही महत्व होता है। पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो ग्रोथ होती है बॉडी की ग्रोथ, वो सेल डिवीजन से होती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी और सेल का साइज बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो उससे ही तो ग्रोथ होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आप जूलॉजी में कुछ समझ नहीं पाओगे जब तक आप सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं पढ़ोगे। इसी में दो टाइप आएंगे, माइटोसिस मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। उसके बिना आप जूलॉजी पढ़ ही नहीं सकते हो। रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, वहाँ भी माइटोसिस मियोसिस मिलेगा। कोई भी टॉपिक उठाओगे, सेल वाला पढ़ो, साइटोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, जब तक आप माइटोसिस मियोसिस नहीं जानते होगे तो आप जूलॉजी जो है, जूलॉजी नहीं बायोलॉजी कहो, बॉटनी या जूलॉजी, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टरों का बाप है, समझ रहे हो। तो सेल डिवीजन जो होता है, जनरली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेल डिवीजन में दो पार्ट बनाते हैं। पहला है हमारा इंटरफेज, और सेकंड आता है इसमें यम फेज, ठीक। तो एक हो गया हमारा इंटरफेज और एक है यम फेज। इंटरफेज को हम अंतरावस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। ये जो यम फेज है, यम फेज को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। माइटोटिक फेज भी बोला जाता है, इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। अब इंटरफेज जो है, ये आपका फिर से 3 पार्टों में डिवाइड होता है। इंटरफेज जो है फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड होता है। पहला है आपका G1, सेकंड है यस फेज और थर्ड है G2 फेज। नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे, नहीं सुने हो तो आप समझ जाइए। इंटरफेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है G1 फेज और सेकंड है यस फेज और थर्ड है G2 फेज, ठीक। चीजें समझते जाओ जो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ सभी चीजें आसान है, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक। यम फेज जो है, यम फेज को डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। ये जो इंटरफेज है, इसको दूसरा नाम है इसका नॉन डिवाइडिंग फेज। इसको क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। क्यों? क्योंकि इसमें सेल का डिवीजन नहीं होगा। इंटरफेज में जो 3 फेज है, G1, यस और G2, इसके बीच में कहीं भी सेल का डिवीजन नहीं होने वाला है। ये सेल डिवीजन के लिए मेंटेनेंस का जो काम है वो होगा इंटरफेज में। और एक्चुअल में सेल कहाँ डिवाइड करेगी? यम फेज में। तो यम फेज को माइटोटिक फेज या और इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोला जाता है डिवाइडिंग फेज। क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग फेज। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, सभी कलेक्ट करोगे तो पूरा खर्रा बन के तैयार हो जाएगा आपका, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे, कौन डिवाइडिंग फेज है, कौन नॉन डिवाइडिंग फेज है। यस फेज को सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फेज। पहले मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। आज का लेक्चर आपका इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। एक्चुअल में सेल डिवीजन का कंसेप्ट कल से स्टार्ट होगा। यस फेज को हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज। क्यों? क्योंकि भैया डीएनए का जो डुप्लीकेशन है, या बोलो आप रिप्लीकेशन, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है किसमें? यस फेज में। इसीलिए इसको सिंथेटिक फेज बोलते हैं। क्योंकि यस फेज से पहले आता है G1, इसलिए इसको प्री सिंथेटिक बोल देते हैं। बातों को समझना। यहाँ पे देखिए, सेल साइकिल को हम इस तरीके से, या सेल डिवीजन बोलो, सेल साइकिल बोलो, इस तरीके से डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसको हम इस तरीके से इनटू के निशान, एक सर्कल बना के उसमें गुणे का निशान लगा दीजिए। फिर आप स्टार्ट करिए, G1 यस
G2 और ये है आपका यम फेज। ठीक, चारों फेज आ गए आपके। अब ये तीर लगा दीजिए ऐसे। ऐसे लगाने का मतलब, वरना आप किधर से भी किधर को चले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। इस तीर को हमेशा ऐसे लगा देना डायग्राम के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहले जीवन आएगा, फिर जीवन के बाद में उल्टा नहीं जाना। जीवन के बाद यम नहीं आता कभी भी। जीवन के बाद यस आएगा, फिर G2 आएगा, फिर यम आएगा। अब ये जो यम है इसमें कई सारे पार्ट है, भी आपको हम बताएंगे। पहले हम इंटरफेज की बात करते हैं। ठीक, ये इतना पार्ट जो है, ये इतना यहाँ तक, ये है आपका इंटरफेज। इंटरफेज, ठीक। तो एक्चुअल में ऐसे कोई फेज होते नहीं है सेल में। फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसे कोई फेज पाए नहीं जाते हैं। इसको हम, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है तो उसको हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसको डिवाइड कर देते हैं पार्टों में। क्यों डिवाइड कर देते हैं? ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट के स्टडी करते हैं, इसीलिए ये फेज नाम दे दिए। समझ में आया? एक्चुअल में कुछ ऐसा होता नहीं है। ये जो इंटरफेज है, अब इसमें जो यस फेज आता है इसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। सिंथेटिक से पहले आता है जीवन, तो इसको हम प्री सिंथेटिक बोल सकते हैं। ऐसे ही यस के बाद में आता है G2, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। इतनी बात समझ में आई? जीवन को हम बोलते हैं प्री सिंथेटिक। प्री सिंथेटिक फेज क्या बोलते हैं? प्री सिंथेटिक फेज। यस को तो सिंथेटिक फेज बोलते हैं, और G2 को बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक। क्या बोलते हैं? पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज। चलो यहीं पे हम बात करते हैं। अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं तो आपको सब कुछ बता दें। अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन मतलब कितना समय लगता है सेल के डिवीजन में, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन सेल की, ठीक, ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड करती है। ठीक, 24 घंटे लगते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 24 घंटे में से 23 आवर जो है आपके, 23 घंटे सिर्फ इंटरफेज चलता है। क्या चलता है? इंटरफेज। इंटरफेज 23 घंटे इंटरफेज चलेगा, और सिर्फ 1 घंटे, कितना? सिर्फ 1 घंटे चलेगा आपका यम फेज। यम फेज जो एक्चुअल में डिवीजन वाला फेज है। डिवीजन कहाँ होगा? सिर्फ यम में होगा। जीवन, G2 और यस जो है इंटरफेज का जो पार्ट है, इसमें क्या होगा? सिर्फ सेल की ग्रोथ होगी, सेल चीजों को बनाएगी, डिवीजन के लिए पहले से मेंटेन होगी, क्योंकि यहाँ से मेंटेनेंस स्टार्ट होगा, और G2 के लास्ट तक सिर्फ सेल क्या होती है? मेंटेनेंस का कार्य करती है। फिर यहाँ से यम फेज जब चालू होगा तब डिवीजन एक्चुअल स्टार्ट होगा। तो एक्चुअल डिवीजन जो है वो सिर्फ 1 घंटे होता है, और सेल का मेंटेनेंस जो है, सेल साइकिल का लगभग 95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा टाइम आपका इंटरफेज में होता है, और 5% लगभग 5% या उससे कम समय यम फेज में जाता है। एक एग्जांपल आपको ह्यूमन सेल का याद रखना है, जिसमें 24 घंटे में सेल डिवाइड करती है। अगेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ईस्ट सेल की। ईस्ट सेल जानते हो ना, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, एक फंगस होता है ईस्ट। इसमें टोटल 90 मिनट लगते हैं सेल को डिवाइड करने में। ठीक, 90 मिनट। इसमें भी वही प्रोसेस होगा, लगभग 23 घंटे, 95% टाइम लगेगा इंटरफेज में, और 5% के अप्रोक्सीमेटली यम फेज में लगेगा, जो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई। यहाँ पे आप लिख सकते हो 95% जो टाइम है वो इंटरफेज में लगेगा, और सिर्फ 5% समय लगता है यम फेज या माइटोटिक फेज, जिसको हम डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आई होंगी जो बेसिक चीजें हैं, इसको आप नोट करिए। फिर हम सीधा स्टार्ट करते हैं इंटरफेज, कि इंटरफेज क्या होता है। ठीक, आई होप आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लिया होंगे। तो अगली हेडिंग लगाएंगे आप इंटरफेज या अंतरावस्था।
इंटरफेज की बात करेंगे सबसे पहले। इंटरफेज जो है लॉन्ग फेज होता है। क्या होता है? लॉन्ग फेज। और नॉन डिवाइडिंग फेज होता है। तो ये बात मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पे, इंटरफेज और प्लस यम फेज इज इक्वल टू सेल साइकिल। सेल साइकिल मतलब इंटरफेज और यम फेज, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? सेल साइकिल का निर्माण करती है। इंटरफेज 95% लेता है टोटल सेल साइकिल का। यम फेज ये मोर देन 95% है, 95% से ज्यादा समय लगता है इसमें। यम फेज जो होता है सिर्फ 5% समय लेता है कंप्लीट सेल साइकिल का। ह्यूमन सेल 24 आवर में डिवाइड करती है और ईस्ट सेल जो होती है वो 90 मिनट में डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं इंटरफेज में जो और अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला मैंने बताया इसमें जीवन फेज होगा। क्या होगा? जीवन फेज। ठीक। अगला मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, थोड़ा बड़े बड़े बना लेते हैं ना ताकि चीजें इसमें लिख सकें कुछ। फिर आएगा इसमें यस फेज। क्या आएगा? यस फेज। फिर इसमें जो थर्ड होगा वो होगा G2 फेज। G2 फेज। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरफेज की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरफेज की। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इंटरफेज में आपके 3 पार्ट हैं, जीवन फेज, यस फेज, G2 फेज। इसमें मैंने कुछ बातें अभी आपको बताई थी। यस फेज जो है इसको यस फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नाम है सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फेज, इसीलिए इसको यस फेज बोला जाता है। चूंकि ये सिंथेटिक फेज है, इससे पहले आता है जीवन, तो इसको हमने बोला था पेरी सिंथेटिक। पेरी सिंथेटिक, और इसको बोले थे पोस्ट सिंथेटिक। पोस्ट सिंथेटिक क्योंकि ये बाद में आता है। अब एक एक इवेंट सुनिए। यहां पे देखिए, ये है आपकी जीवन सेल, ये जीवन में है सेल। ठीक, इस तरीके से ये सेल जीवन में है। किसमें है? जीवन में। जीवन में जब सेल है तो इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम है। कितना क्रोमोसोम है? एक क्रोमोसोम है। इसमें एक ही क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड कितना है? एक, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम एक ही क्रोमेटिड है उसमें। इसमें एक डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होगा, तो इसमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? डीएनए की मात्रा कितनी है इसमें? डीएनए की मात्रा है 2C। बात समझ में आई? अगला जीवन के बाद में जब आगे सेल साइकिल मूव करेगी तो आएगा यस फेज। ये है आपका यस फेज। ठीक, ये क्या है? यस फेज। यस फेज में क्या होगा? ये जो आपका एक क्रोमोसोम था जिसमें एक क्रोमेटिड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन में क्या होता है? प्रतिकृतिकरण। एक डीएनए के मॉलिक्यूल से 2 बन जाते हैं, समझ रहे हो? उसी तरीके से डीएनए के मॉलिक्यूल की कॉपी होती, तो यहाँ पे एक और डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो एक यहाँ पे क्रोमेटिड का फॉर्मेशन और हो गया। अब भी क्रोमोसोम एक ही है, बस क्रोमेटिड 2 हो गए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है, लेकिन क्रोमोसोम एक ही है। एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक ही यहाँ है। ये बात आपको याद रखना है। इसमें भी क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम एक है, 2 क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड कितने हैं? 2 हैं। क्रोमोसोम एक ही है। नंबर ऑफ डीएनए की बात करें तो 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हैं और उनकी मात्रा कितनी है? 4C। ये है जीवन, ये है G2। तो यहाँ पे इवेंट मैंने आपको समझाया ना। तो जीवन के अंदर क्या हो रहा है? जीवन के अंदर कुछ दिखाया ही नहीं। जीवन के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ?
ये मान लीजिए आप पेरेंट सेल थी, ठीक, पेरेंट सेल डिवाइड करने के लिए जब चली तो सबसे पहले आया जीवन। तो ये पेरेंट सेल सबसे पहले अपने साइटोप्लाज्म में ग्रोथ करेगी, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। नोट करिए यहीं से, जीवन फेज में, जिसको पेरीसिंथेटिक फेज बोलते हैं, इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है, जिसको हम सेल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ कहने का मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म था, इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स से उनका डुप्लीकेशन होने लगेगा। सेल ऑर्गेनल 1 से 2 होने लगेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपैरेटस। एक्चुअल में तुम जो ये प्रोसेस कर रहे हो, लास्ट में सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 सेल अलग अलग बनेंगी तो दोनों में मटेरियल बराबर होना चाहिए। जितना स्टार्टिंग में सेल में था तो चीज़ों को डबल करोगे ना। तो ये जो डुप्लीकेशन है चीज़ों का, वो पार्टिकुलर एरिया में हो रहा है। जैसे डीएनए डबल होगा सिर्फ यस फेज में, और कहीं नहीं होगा बेटा, सिर्फ यस फेज में। ये जो है आपका यस फेज, इसमें डीएनए डबल होगा। बाकी चीजें जैसे सेल ऑर्गेनल है, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन समझते हो? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन यस फेज में होगा डीएनए के साथ में। बाकी जितने प्रोटीन हैं उनको हम नॉन हिस्टोन बोल देते हैं। तो वो सब G1 में होंगी और G2 में होंगी। तो कहीं ना कहीं हर एक फेज में पार्टिकुलर चीज़ों का डुप्लीकेशन हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, ताकि आगे चल के जब सेल डिवाइड करेगी 2 सेल्स में तो वहाँ पे चीज़ें बराबर मात्रा में बंटवारा किया जा सके। तो ये जो पेरेंट सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा? बढ़ोतरी आएगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी G1 फेज में। और क्या G1 फेज में होगा? जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे उनकी मात्रा बढ़ेगी। आरएनए डुप्लीकेशन होगा किसमें? G1 फेज में। और क्या होगा G1 में? नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे किसमें? G1 फेज में। और यही वो फेज है G1 फेज, जिसमें सेल डिसाइड करती है कि सेल डिवाइड करेगी या नहीं करेगी। आपको बताएंगे भी एक G0 फेज। G0 फेज जो होता है वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। सेल G1 में जब तक है तब तक उसके पास चांस है कि सेल डिवाइड कर सकती है। अगर सेल डिवाइड करना होगा तो वो यस फेज में जाएगी, नहीं करना होगा तो वो G0 में चली जाएगी। ऐसे समझिए, यहाँ पे दिखा रहे हैं, अभी चीज़ें सभी लिखाएंगे। मान लो ये है आपकी पेरेंट सेल, ठीक, पेरेंट सेल है। इसमें जब डिवीजन स्टार्ट होगा तो ये जाएगी सबसे पहले G1 में। किस में जाएगी? G1 में। G1 से कहाँ जाएगी? यस फेज में। यस फेज से कहाँ जाएगी? G2 में। और G2 से कहाँ जाएगी? यम फेज में। और यम फेज के बाद में 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। ये है पूरा ओवरऑल सेल साइकिल। समझ में आई चीज? तो ये जो G1 है, पेरेंट सेल जब G1 में जाएगी तो इसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, सेल ऑर्गेनेलिस का डुप्लीकेशन होगा, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा। फिर इसके बाद में यही जो G1 अवस्था में प्रेजेंट सेल है, ये डिसाइड करेगी कि उसको सेल में डिवीजन करना है या नहीं। तो या तो वो यस में जाएगी, अगर यस में गई तो मतलब सेल डिवीजन होगा, और अगर नहीं गई तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी G0 में। और अगर कोई सेल G0 में पहुंच गई तो उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी भी, लेकिन जब तक वो G0 में रहेगी तब तक वो डिवाइड नहीं करेगी। ये जो G0 फेज होता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है सेल में चलते रहते हैं, बट ये डिवाइड नहीं करती है, डिवाइड नहीं करती है। चीजें समझ में आई? दूसरी बात, ये सेल साइकिल का पार्ट नहीं है, सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। G0 जो है वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं, क्योंकि सेल साइकिल में क्या क्या आता है? पेरेंट सेल G1 में जाएगी, फिर यस में जाएगी, G2 में, यम में डिवाइड कर गई, तो ये है सेल साइकिल। सेल साइकिल में कहीं G0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर G1 से सेल G0 में गई तो हम बोलते हैं कि वो सेल साइकिल से एग्जिट कर गई, बाहर निकल गई, तो इसको हम सेल साइकिल का पार्ट नहीं मानते। 3 चीजें मैंने G0 के लिए बताया है, इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए G0 पे तब बताना आप, ठीक। G0 में जो सेल होगी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी,
डिवाइड नहीं करेगी, चांस आने पे डिवाइड कर सकती है, और सेल साइकिल का पार्ट नहीं होती है। अगर जी नोट में कोई सेल है तो वो सेल साइकिल का पार्ट नहीं है। और इसमें याद रख सकते हो जी नोट में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक तो परमानेंट होंगी और ये एक टेम्परेरी। जो टेम्परेरी वाली होती है वो कभी ना कभी बाहर फिर से निकल सकती है, साइकिल में एंटर कर सकती है, जी नोट से निकलकर फिर सेल साइकिल में जा सकती है। लेकिन जो परमानेंट होती है, परमानेंट में जैसे कि आपकी नर्व सेल्स हो गई, आपकी हार्ट सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, कुछ ऐसी सेल्स होती है हार्ट मसल सेल्स, ठीक है, नर्व सेल हो गई, ये परमानेंट जी नॉट अवस्था में रहती है। जो ऐसी सेल हैं कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, काम सभी कर रहे हैं, बस वो डिवाइड नहीं कर रही। समझ में आई चीज़? ठीक, चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब हम इंटरफेज की जो स्टेजेज हैं उनमें चीज़ें लिखेंगे कि किसमें क्या होता है, क्योंकि समझ में आने के साथ साथ आपके नोट्स भी बनने चाहिए। वैसे इसके हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी तुमको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक, तो इसमें क्या होगा, पहले आप जीवन में लिख लिए क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, या फिर इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, इन सभी का इसमें डुप्लीकेशन होता है। ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होगी, सिंथेसिस होगी। इसके अलावा जीवन में क्या होगा, जीवन में आपका आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। और जीवन में क्या होता है, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, एक्टिव फेज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव फेज बोला जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यस फेज की। यस फेज में सिंथेटिक फेज जिसको बोलते हैं, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन, या उसी को हम डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, क्योंकि जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम और जितना क्रोमेटिड और डीएनए था उतना ही जीवन में भी है, जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे ही जीवन से ये यस फेज में जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्रोमेटिड नंबर चेंज हो गया, यहाँ एक क्रोमेटिड, यहाँ 2 हो गए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है और यहाँ पे 4C हो गया, तो डीएनए डबल हो जा रहा है। ठीक, यस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन। यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इन एनिमल सेल, ठीक है, किसमें होगा, एनिमल सेल में, क्योंकि आपको पता है प्लांट सेल में सेंट्रियोल पाए ही नहीं जाते। और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस। इतनी चीजें समझ में आई। G2 में क्या होगा, G2 में अगेन सेल ऑर्गेनेलीज बनेगी। अब तुम कह रहे होगे जीवन में भी बनती है, इसमें भी बनती है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलीज का सिंथेसिस जीवन में होगा। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए है जिनका सिंथेसिस G2 में होता है। तो G2 में क्या होगा, बचे खुचे सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं उनका सिंथेसिस होगा। ठीक, इसके अलावा और G2 में क्या होगा, G2 में आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक, तो ये कुछ इवेंट हैं, प्रोसेस हैं जो अलग अलग स्टेजेज में या फेजेज में होते हैं, जो कि आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये साइड वाला मैं मिटा दे रहा हूँ ये सेल, इसको अगले लेक्चर में बढ़िया से तुमको डायग्राम से समझाएंगे सेल डिवीजन वाला प्रोसेस। पहले बेसिक चीज़ें आज समझ लो। ठीक, ये जो है आपका यम फेज। देखो इंटर फेज में तो मैंने बता दिया आपको 3 फेज हैं, G1, यस और G2।
तीनों में क्या होता है ये भी बता दिया। अब बात करते हैं यम फेज की। यम फेज जो है इसमें 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, क्योंकि एक्चुअल में डिवीजन कहाँ हो रहा है सेल का? यम फेज में। यम फेज में एक तो है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, डिवाइड करेगा न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल डिवीजन, एक्चुअल में सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड करेगी। ये जो आपका कैरियोकाइनेसिस है या फिर जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहे हैं, ये फर्दर कई पार्टों में डिवाइड होगा। पहला होगा इसमें प्रोफेज, सेकंड होगा इसमें मेटाफेज, जिसको मध्यावस्था बोलते हैं। फिर होगा इसमें एनाफेज, और लास्ट होगा टीलोफेज। क्या होगा? टीलोफेज। तो इतनी चीजें समझ में आई। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इंटरफेज और मेटाफेज में, सॉरी इंटरफेज और यम फेज में, जिसको डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। इंटरफेज में 3 पार्ट है, G1 है, S है, G2 है। सेम ऐसे ही यम फेज में 2 पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को हम न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। इसमें 4 पार्ट आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस जो है इसमें एक्चुअल में सेल डिवाइड करेगी। तो जो सबसे पहले होगा इंटरफेज, उसमें भी सबसे पहले कौन होगा? G1, फिर S, फिर G2, फिर स्टार्ट होगा यम फेज। तो यम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होगा? इंटरफेज का G1, फिर होगा यस, तो इसको बोला 2 नंबर, फिर होगा G2, इसको बोला 3 नंबर, फिर होगा आपका प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव, ठीक, 4 नंबर, मेटाफेज 5 नंबर पे, एनाफेज 6 नंबर पे, टीलोफेज 7 नंबर पे, फिर 8वां नंबर आएगा किसका? साइटोकाइनेसिस की, तब जाके सेल डिवाइड करेगी। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब कल पढ़ेंगे हम। समझ में आई चीजें? ठीक। और साइटोकाइनेसिस वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें एक्चुअल में आप समझ पाओगे कि सेल कैसे डिवाइड करती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझे आप? क्योंकि इसके बिना आप बायोलॉजी में कल्पना ही नहीं कर सकते पढ़ने की। आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको अगर ये पार्ट आपका वीक रहेगा तो आई होप आज की सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप लोग बराबर नोट्स बनाया करिए, प्रॉपर चीज़ें नोट किए, जो खुद से नोट किए रहते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है? तो आप लोग बराबर नोट्स बनाइए। बाकी आपको PDF फॉर्म में तो मिल ही जाते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सब मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।